होता है अट्यूनमेंट का, कि हम आपके ही देवी देवता गुरु जिनको आप लोग मानते हैं ना, उन्हीं का हम आह्वान करते हैं। वर्बली हम पूछते नहीं हैं कि भाई आप गायत्री माँ को मानते हो या शिवा को या कृष्ण को, किसको मानते हो, लेकिन आपके सोल को पता है आप किसको मानते हो, हमारी आत्मा को भी पता है कि आप किस प्रकाश से जुड़े हुए, बिकॉज दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गॉड गॉडेसेस, ये तो हमें सबको पता है, राइट। अब इसमें क्या होता है ना कि हर लाइफ में हम लोग अलग देवी देवताओं की चेतना लेके नीचे आते हैं, जिसको हम कहते हैं तो गॉड्स कॉन्शियसनेस, गॉडेसेस कॉन्शियसनेस। तो जब हम उनकी चेतना लेके आते हैं तो उस हिसाब से ही हमारा एक माइंड सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर माँ काली की कॉन्शियसनेस लेके आएंगे तो उनकी कॉन्शियसनेस वैसी रहेगी, कोई शनि की कॉन्शियसनेस लेके आएंगे तो उनकी कॉन्शियसनेस वैसी होगी, कोई कृष्ण की लाएंगे तो उनकी कॉन्शियसनेस वैसी होगी। तो कहते हैं ना, जैसा सॉफ्टवेयर होता है अंदर, वैसा ही उसका एक आउटपुट होता है। जैसे एक एंड्रॉयड है, उसका सॉफ्टवेयर अलग है, एप्पल का सॉफ्टवेयर अलग है, तो उस हिसाब से ही उसकी सिस्टम चलती है। अब क्लियर हो गया आपको? तो ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सी गॉड गॉडेसेस की कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, किसकी चेतना हमारे अंदर, ये डिसाइड कौन करता है? आप बता सकते हैं कोई? हु हैज डिसाइडेड दैट? हमारा हायर सेल्फ, यस। और कौन डिसाइड करता है? कंपनी डिसाइड करती है ना कि अभी ये 15 प्रो मैक्स है, इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर डालना है। हाँ, सोल, ओके गुड। और बताइए, जो भी आपको मन में लगता है आप बता सकते हो। सी, इसमें राइट रॉन्ग की कोई बात नहीं है, जस्ट वी आर ट्राइंग टू लर्न इट। हाँ, मेमोरी, अनुभव। हाँ, किसी भी गॉड को देख के आप एकदम कनेक्ट होते हैं। हाँ, वो भी इंट्यूशन पावर भी होती है। हाँ, वो भी है, राइट। मास्टर सोल, राइट, यस। और बिलीफ सिस्टम, राइट। हमने भी बहुत से रिसर्च किए, बिकॉज इतनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन हज़ारों की है ना, अब हमारी आइडियाज़ क्लियर हो गई कि क्या होता है ना कि जब भी आपको लाइफ बिटवीन लाइफ 72 आवर्स मिलते हैं गॉड गॉडेसेस के साथ, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर लाइट के फॉर्म में उनके साथ जब आप रहते हो, तो जो भी आप कहते हो कि भगवान मुझे अभी अगले जन्म में ये करना है, इससे शादी करनी है, ये एजुकेशन चाहिए, ये जॉब चाहिए, या जो भी आप प्लान करते हो ना अपनी लाइफ बिटवीन लाइफ, नेक्स्ट लाइफ के लिए, उस हिसाब से आपको कॉन्शियसनेस दी जाती है। अब समझ में है ना? जैसे अगर आप कोर्ट में जाते हो और कहते हो यार मुझे तो ड्रग्स के सिलसिले में पकड़ा दिया, तो फिर वो कहते हैं आपको कौन सा लॉयर चाहिए। अगर आप मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हो और कहते हो यार मुझे तो आँख का बहुत प्रॉब्लम है, तो ऑप्थेल्मिक डॉक्टर आपको पकड़ाया जाता है, ऑर्थोपेडिक नहीं पकड़ाया जाएगा आपको। तो आपको जो लेसन सीखने हैं ना नेक्स्ट लाइफ में, उस हिसाब से गॉड डिसाइड करते हैं कि ये लेसन सीखने के लिए तो आपको ये चेतना चाहिए, ये कॉन्शियसनेस चाहिए। जैसे आप बोलते हो भगवान मेरे साथ बहुत धोखा हुआ, पूरी ज़िंदगी में बहुत धोखा हुआ, मुझे अभी नेक्स्ट लाइफ में ना मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। शुरू बचपन से लेके माँ बाप ने मेरा शोषण किया, फिर बड़े होके ऐसे हुआ वैसे हुआ, बुढ़ापे तक मेरे साथ ये सब अन्याय हुआ, तो गॉड फिर आपको शनि के कॉन्शियसनेस देके नीचे भेजेंगे, ठीक है। फिर जब आप नीचे लेके आओगे वो कॉन्शियसनेस के साथ, तो आपका बिलीफ सिस्टम कैसे रहेगा? मैं किसी को कुछ गलत करने नहीं दूंगा, ये माइंडसेट रहेगा, यही रहेगा। मैं अन्याय होने नहीं दूंगा, कहीं का भी ट्रैफिक सिग्नल में गड़बड़ है आप जाके कंप्लेंट करोगे, कोई भी व्यवस्था में तकलीफ है आप जाके कंप्लेंट करोगे, या तो आप न्यूज़ रिपोर्टर बन जाओगे, जहाँ पे भी गलत होगा आप माइक लेके पहुँच जाओगे, आपका क्या कहना है, या इसके पीछे किसका हाथ है। या तो क्राइम रिपोर्टर बन जाओगे, या तो CID बन जाओगे, अब समझ में आ रहा है, या तो वकील बन जाओगे। मतलब आप वो बनोगे जो आप डिसाइड करके आए हो, तो वो हो गया आपका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, इज राइट। अगर आपने सोचा कि भाई मुझे लाइफ में बहुत इंजॉय करना है, बहुत एंटरटेन करना है, बहुत इंजॉय करना है, मे बी आपको कृष्ण की कॉन्शियसनेस दी जाएगी, जस्ट इंजॉय द लाइफ, गो एंड सेलिब्रेट द लाइफ, इज इट राइट। आपको लगता है बस अभी मुझे ना बाहर ही आना है, मतलब लाइफ एंड डेथ की साइकिल से बाहर ही आना है, तो आपको शिवा की कॉन्शियसनेस मिलेगी कि हर चीज़ में शून्य हो जाओगे।
और इस लाइफ में आप आके देखोगे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, हर चीज़ में पता नहीं मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना करता हूँ, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है। बिकॉज माइंड सेट क्या करके आए थे, मुझे एग्जिट होना है। एग्जिट होने के लिए शून्यत होना पड़ेगा कि नहीं? बिकॉज जब आप एनिमल से ह्यूमन में आए थे ना, आप ज़ीरो होके आए थे, तो वापस अगर ह्यूमन से लाइफ से एग्जिट होना है तो ज़ीरो होके ही निकलना पड़ेगा। ऐसे कुछ चीज़ों को लेके नहीं निकल सकते हो आप, कोई बैगेज नहीं लेके नहीं जा सकते हो। रिलेशनशिप टूटेंगे, हेल्थ टूटेगी, हर चीज़ से डिटैचमेंट सा फील होगा, किसी से कनेक्शन फील नहीं होगा, ऐसे लगता है दुनिया बेकार है, बस मुझे बाहर निकलना है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे निर्वाणा चाहिए, यही थॉट आएंगे, राइट? वैराग्य का थॉट आएगा। तो ये होता है लाइफ बिटवीन लाइफ। आप सोचो कि बुद्धा ने कितने लाइफ में वो संकल्प डाला होगा, तब जाके कोई एक लाइफ में अल्टीमेटली उन्होंने अचीव किया। 24 तीर्थंकर ने भी कितना सोचा होगा, तब जाके उन्होंने मोक्ष प्राप्ति की। इज इट राइट? तो हम भी लाइफ बिटवीन लाइफ जो सोचते हैं ना, वही चीज़ें मिलती है और कुछ नहीं है। और सिंपल सा है, मैं आपको बड़ी कॉम्प्लिकेशन सी नहीं समझा रहा हूँ। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, मेनू कार्ड देखते हो, उसमें जो आप ऑर्डर करते हो वो अंदर तो रेसिपी पता रहता है कि भाई उसको वो क्या इंग्रेडिएंट डालना है। आप बोलोगे मुझे एक मसाला डोसा चाहिए करके, तो उन्हें पता है कि भाई क्या उसमें डालना है और किस तरह से आपको सर्व करना है, राइट? तो आपको जब पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, किचन में वो बनता है और बाद में आके सर्व करते हैं लोग। इज इट राइट? तो यही चीज़ें होती है कि अगर आप इस लाइफ में कंफर्टेबल नहीं हो, जो भी चीज़ें आपके साथ चल रही है, आपके पास 2 सॉल्यूशन है। अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ। इनफैक्ट 2 भी नहीं, 3 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये है कि भुगतना है, इसको डील करना है, जैसा चल रहा है चलने दो। अब समझ में आया कि भाई मैंने भगवान से मांगा होगा तब मुझे ऐसा फैमिली मिली, ऐसा जॉब मिला, ऐसी इन लॉज मिले, या जो भी ऐसे बच्चे मिले, जो भी मिले करके, ऐसे माँ बाप मिले, ऐसी रिलीजन मिली, जो भी है ना। ये फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड डील। ये डील करना है। सेकंड ऑप्शन क्या होता है? हील करना, जो अभी हमने आपको सिखाया कि कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद नहीं है तो उसको हील करो। हील करने के साथ डील करो। इजी हो जाएगा कि नहीं? इज राइट? अब सपोज आरटीओ ने मुझे पकड़ लिया, मैंने रेड सिग्नल देखा नहीं और मैंने भाग गया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो पुलिस कहेगा 2000 रुपये चालान काटूंगा मैं तुम्हारा। मैं थोड़ा सिंबल्स डालता हूँ, हील करता हूँ, तो वो एंड में बोलता है कोई बात नहीं, चलो 200-500 रुपये निपटा देंगे। दिस इज कॉल्ड हीलिंग एंड डीलिंग। फाइन तो भरना पड़ा, लेकिन बहुत 2000 का 200 में निपट गया। अब तीसरा ऑप्शन है जो बहुत मुश्किल से किसी को पता ही नहीं है इनफैक्ट, वो ये है कि आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते हैं। यू कैन गो लाइफ बिटवीन लाइफ, और वहाँ पे जाके प्योर कॉन्शियसनेस में जाके आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते हैं। और हमने कुछ केसेस में ऐसे किया है। रिसेंटली हमने ऋषिकेश में भी किया था, शिरडी के रिट्रीट में भी किया था, और वो बहुत सक्सेसफुली हो गया हमारा। क्योंकि हमें बहुत समझ में आ गया कि बनारस में जो शिवजी हैं वो चंद्रमा लेके बैठे पड़े हैं, और कोणार्क टेम्पल पे सूर्य देवता है। तो पोर्टल ओपन करना पड़ता है चंद्र और सूर्य का, तब हम जाके लाइफ बिटवीन लाइफ अपने प्योर कॉन्शियसनेस में जाके उस पोर्टल में जाने के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोसीजर है जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों को पता है। एंड प्रैक्टिकली हमने इसलिए की बिकॉज काफ़ी बार हमें लग रहा था कि कोई ना कोई इंसान इस लाइफ से बहुत परेशान है और उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए जो वो उसकी लाइफ चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं भी बहुत साल पहले परेशान हो गया था मेडिकल प्रैक्टिस से, और पता नहीं कि मैं 21 आवर्स की, मैंने हमारे जैन में पजोशन होती है जब हम लोग उपवास वगैरह करते हैं, लास्ट डे ऑफ द पजोशन, तो मैंने किया और मैंने 21 आवर्स मेडिटेशन किया ऐसे ही बैठे। तभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी, पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहता था, मैं अलग एक सिंगल रूम में रहता था। तो मैंने ये किया, तो करते 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 पता नहीं कब मैं एस्ट्रल ट्रैवल किया, कब मैंने 6-5 लाइफ देखी, कब मेरा पोर्टल ओपन हुआ, और वहाँ मुझे पूछने लगे कि तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जो ये चल रहा है। तो बोले फिर चाहिए क्या? मैंने कहा मुझे वो चाहिए जिससे मैं अपने सोल को प्रोग्रेस कर सकूं, सोल के एक्सपीरियंसेस ले सकूं।
तब जाके मुझे ये स्पिरिचुअल फील्ड में डाला गया। अदरवाइज लाइफ इतनी कैसे चेंज होगी? कोई आदमी 8.5 साल मेडिकल प्रैक्टिस करता है, वो छोड़ के थोड़ी इस चीज़ में आएगा। प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी, ज्ञान अच्छा था, डिग्री अच्छी थी, आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन माई यूनिवर्सिटी। तो जब सब कुछ आपका प्रॉफिट चल रहा है तब तो कोई सोचेगा नहीं ना कि आप कुछ चेंज कर सकते हो। लेकिन अंदर अंदर से आप टूटे पड़े हैं, अंदर से रूठे पड़े, अंदर से आप सैड हो, सॉरो है, ये बाहर किसी को दिखाई नहीं देता। बाहर सबको सक्सेस दिखता है। तो मैंने वो किया, वो बाय डिफ़ॉल्ट हुआ मेरे साथ। लेकिन उसके बाद जब हमने ये एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों के ऊपर किया, रियली इट वर्कड वेल। कुछ साल पहले हम गोवा में थे और इवेंट चल रहा था और मैं मैक एयर लैपटॉप लेके गया था। और वहाँ पे ये लैपटॉप ऐसा तो बहुत अच्छा चलता है, आपको पता है एप्पल के सारे इक्विपमेंट अच्छे चलते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा BFR नहीं चल रहा था, और सॉफ्टवेयर ही नहीं चल रहा था। तो मैंने कंपनी को फ़ोन किया, लंदन वाली, वो बोलता नहीं ये मैक पे नहीं चल सकता है, क्योंकि हमने आज तक उसके साथ कोलैबोरेट नहीं किया। तो मैंने वो मैक लैपटॉप लेके गया एप्पल के सर्विस सेंटर में। मैंने कहा ये आपका लैपटॉप ना हमारे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता, आप प्लीज़ इसमें विंडोज़ डाल के दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने उसमें विंडोज़ डाल के दिया और फिर मैं लेके गया इवेंट में, पंजीब में, जहाँ मेरा इवेंट चालू था। फिर मैंने BFR का डोंगल डाल दिया और फिर मैंने ऑरा रन करना शुरू किया। तब मुझे समझ में आया कि कंपनी भी तो वही करती है, आपका सॉफ्टवेयर ही तो चेंज करती है वो। इस इज राइट। फिर क्या होने लगा, कुछ टाइम के बाद चीज़ें करप्ट होने लगी, सॉफ्टवेयर करप्ट होने लगे, चल नहीं रहा था, हैंग हो रहा था बार बार। तो मैं वापस एप्पल के शोरूम में गया, सर्विस सेंटर। मैंने बोला आपने विंडोज़ डाला, देखो मेरा ये सॉफ्टवेयर तो चल रहा है, लेकिन ये कभी VLC नहीं चल रहा है, कभी है ना मेरा माइक्रोसॉफ्ट मतलब ये नहीं चल रहा है, कभी PPT नहीं चल रहा है, कभी PDF नहीं ओपन हो रहा है। तो बोलता है ये नहीं चलेगा बिकॉज इसको सपोर्ट करने वाला OS ये है और आपने डाला ये पायरेटेड वर्जन वाला। तो मैंने बोला भाई नहीं चाहिए मुझे वापस अपना एप्पल वाला सॉफ्टवेयर डाल के दो। तो उन्होंने डाल के दिया और मैं आज उसी से चला रहा हूँ। फिर हमको ये 2 लैपटॉप घुमाने पड़ते, ये डेल का और एक एप्पल का। तो क्या होता है ना, मांगने के लिए तो मांग लेते भगवान से, बट अगेन इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, विल यू बी एबल टू हैंडल अ न्यू कॉन्शियसनेस? क्या आप नए लाइफ के बिलीफ सिस्टम के साथ रह पाओगे? बहुत मुश्किल है। काफ़ी लोग हैं ना, बहुत साल के बाद वापस उसी प्रोफेशन में आते, बीच के साल काफ़ी साल वो प्रोफेशन को छोड़ देते। काफ़ी बार लोग हैं ना उसी रिलेशनशिप में आते जो उन्होंने पहले छोड़ा था। आपने देखा क्यों? क्योंकि उन्हें बाद में पता चलता है वो पहले वाला तो बेस्ट था, ये सेकंड वाला थोड़ा तकलीफ दे रहा है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी कैसा है ना, हम जिस चीज़ में जाते हैं पॉजिटिव सोच के, उसके बाद उसका नेगेटिव साइड देख लेता है हम, और फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो रिश्ता है, प्रोफेशन है, एजुकेशन है, जो भी है। इज इट राइट? जब तक आप किसी डेप्थ में नहीं जाओगे ना, तो वाइट साइड से बैक साइड, जिसको हम डार्क साइड बोलते हैं, एक्चुअली डार्क साइड नहीं होता है, वाइट के पीछे का साइड होता है जो दिखता नहीं है। जैसे कॉइन ऐसे पड़ा होता है ना जमीन पे, तो कॉइन के ऊपर दिख रहा है कि क्या है, कॉइन के नीचे डार्क साइड नहीं है, लेकिन लाइट नहीं पहुंच रही वहां पे। इज इट राइट? तो वो अदर साइड ऑफ रिलेशनशिप या अदर साइड ऑफ प्रोफेशन किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन जब हम किसी के डेप्थ में जाते हैं ना, तब अदर साइड पता चलते हैं, और तब हमें लगता है यार ये मैंने क्या मांग लिया, ये मैंने क्यों मांग लिया, इसे तो वही अच्छा था। तो हम तो सबको सलाह देते हैं कि हील एंड डील, दैट इज अ सिंपल। जहाँ आपको लगता है यहाँ मुझे तकलीफ हो रही है, ये मुझे एंगर ट्रिगर कर रहा है, ये मेरे फियर को ट्रिगर कर रहा है, ये मेरे दिल को दुखा रहा है, ये मुझे दर्द दे रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है, सीधी हीलिंग स्टार्ट कर दो, अपनी सेल्फ हीलिंग स्टार्ट कर दो। उसकी हीलिंग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज आप उसके वजह से परेशान हो, यू आर कंसर्न। सामने वाले को तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, चाहे वो बच्चा है या आपका पार्टनर है या आपकी इन लॉज है या आपका बॉस है या आपका कोई भी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज राइट? मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ चेक इन करके और अनाउंस होता है कि अब 3 घंटा फ्लाइट लेट है, तो मुझे बताओ पायलट को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, एयर होस्टेस को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, एयरलाइंस को भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ भी तो नहीं। मैं परेशान हो रहा हूँ, अरे यार 3 घंटा बैठना पड़ेगा, 3 घंटा बैठना। यहाँ मुझे सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है।
पायलट को हीलिंग नहीं करनी है, एयरलाइंस को हीलिंग नहीं करनी है, एयर होस्टेस को नहीं करनी है, बिकॉज मैं परेशान हुआ हूँ। उसी टाइम पे दूसरे लोग मैं देखता हूँ झगड़े कर रहे हैं, वी वांट रिफंड, वी वांट जस्टिस, और शायद मेरे से भी ज़्यादा परेशान है। तीसरे टाइप के लोग हैं बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते, बोले लेट तो लेट, क्या फ़र्क है, उधर जाके भी क्या हम बड़ा कुछ काम करने वाले, बैठे रहो शांति से। तो मैं हीलिंग करते करते ना मैं तीसरे कैटेगरी में आ गया। अब जब भी फ्लाइट रेट होती है मैं बैठे रहता हूँ, मुझे लगता है क्या फ़र्क पड़ता है। अब मुझे कुछ शुरू में जब मैं एकदम हाइपर था, जब मैं बहुत क्या कहता हूँ प्रोफेशनल था या बहुत लॉजिकल था, तब मैं बहुत कैलकुलेट करता था टाइम का, हर चीज़ का कैलकुलेट। लेकिन अब इतने साल हील करते, डील करते 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 समझ में आ गया, जिस समय जो होना है वो होना है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बिकॉज ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का खेल है। आप अकेले फिजिकली इंडिपेंडेंट हो, लेकिन सोल आपका डिपेंडेंट है सब पे डिपेंडेंट है कि नहीं। फिजिकली इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं आप, दिख रहे हैं, मैं दिख रहा हूँ, आप सब इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, लेकिन जॉब डिपेंडेंट है, रिलेशन डिपेंडेंट है, इज इट राइट। हर चीज़ मतलब इवन हेल्थ भी डिपेंडेंट है। आप बोलोगे हेल्थ कैसे, अरे वातावरण खराब होगा तो आपकी हेल्थ खराब होती कि नहीं, इज इट राइट। तो वो हर चीज़ जिस पे हम डिपेंडेंट है ना, उसमें हमारी क्वांटम मेमोरीज है, डीएनए के अंदर मेमोरीज है। उस डीएनए की मेमोरीज को या तो करुणा हीलिंग से हील करो, या जो माइंड में मेमोरी है उसके लिए साइकिक सर्जरी की हीलिंग करो, या मनी की जो गलत बिलीफ है उसके लिए मनी अबंडेंस के सिंबल्स की हीलिंग करो। अब समझ में आ रहा है आपको ये हीलिंग कहाँ पे प्लेसमेंट है। तो जिस चीज़ में प्रॉब्लम है आपको समझ जाना चाहिए, यार मुझे दिमाग बहुत खराब हो रहा है, बहुत टेंशन आ रहा है, तो यू नीड साइकिक सर्जरी। मुझे इसके साथ बहुत तकलीफ होती है, यू नीड अ सोल हीलिंग, बिकॉज कुछ कर्मा है। वो बंदा परेशान करके भी अच्छे खराटे मार के सो रहा है और मेरी तो नींद हराम कर दिया उसने, तो यू नीड दैट सोल हीलिंग, इज इट राइट। आपको लग रहा है यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, और जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ वो 10 गुना ज़्यादा कमा रहा है, 100 गुना ज़्यादा कमा रहा है, और मुझे ही नहीं दे रहा। यू नीड मनी अबंडेंस हीलिंग, क्योंकि आपका मनी का कहीं ब्लॉक है, कहीं पास्ट लाइफ में आपने उसका ब्लॉक किया, वो आपका अभी ब्लॉक कर रहा है, राइट। या तो आपकी सोच ब्लॉक कर रही है, या तो कर्म ब्लॉक कर रहे हैं आपको, दोनों तरीके। तो हम हमेशा कहते हैं कि तीनों हीलिंग को एक साथ करो। उसमें नुकसान क्या है? अगर मैं कुकुम्बर के साथ टोमेटो भी खाऊंगा, बीट रूट भी खाऊंगा, कैरेट भी खाऊंगा, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इज इट राइट। किसी केस में राजयोग भी करूंगा, सुदर्शन क्रिया भी करूंगा, क्रिया योग भी करूंगा, शिव योग का भी मेडिटेशन करूंगा, मतलब ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, सब कुदरती है, सब भगवान की डिवाइन पावर्स है, अलग अलग थेरेपीज़ है। वो कभी झगड़े नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। ये तो गुरु कहता है भी ऐसे मत करो, वैसे मत करो। एक्चुअली गॉड कभी नहीं कहते। ककड़ी नहीं बोलेगा यार आज तू टमाटर खा रहा है, मेरे में तेरे को क्या खराबी लगी, ऐसा बोलने वाला है। कॉलीफ्लावर बोलेगा भाई मैं थोड़ा महंगा हूं तो क्या तू मुझे खरीद नहीं सकता क्या? आज तूने गाजर ज़्यादा खरीद लिए क्योंकि सस्ते मिल रहे थे, ऐसा थोड़ी बोलने वाले। ये ह्यूमन साइकोलॉजी क्रिएट करते हैं, ऐसे एक दूसरे के भेदभाव क्रिएट करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना पॉलिटिशियन कैसे लड़ रहे हैं, और उनके वजह से धर्म लड़ रहा है, धर्म के पीछे लोग लड़ रहे हैं। कौन सा धर्म लेके मरने वाले हो और कौन सा धर्म लेके वापस पैदा होने वाले हो? नहीं, मैंने अपनी 151 पास लाइफ देखी, इसमें कितनी लाइफ में मैं इस्लामिक में था, मौलाना था, कितनी लाइफ में मैं चर्च में प्रीस्ट था, कितनी लाइफ में मैं गुरुद्वारा में था, मतलब कितनी अलग अलग लाइफ में अलग अलग रिलीजन का कॉन्सेप्ट मिला। जस्ट लाइफ बिटवीन लाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए एक कॉन्शियसनेस मिली मुझे, है ना। जैसे आजकल के बच्चे बोलते हैं नहीं मैं तो दिल्ली बोर्ड से हूँ, मैं तो कैम्ब्रिज बोर्ड से हूँ, हमारे महाराष्ट्र में लोग बोलते हैं हम महाराष्ट्र के बोर्ड से हैं। तो अल्टीमेटली तो एजुकेशन लेके बाहर निकलते हैं, है ना। जब अभी मैं डॉक्टर हूँ, कोई पेशेंट आके पूछेगा अब महाराष्ट्र बोर्ड से कैम्ब्रिज बोर्ड से, बाद में मैं सिम्टम्स बताऊंगा, तब तक मुझे दवाई नहीं देना, ऐसा थोड़ी बोलने वाले। वो बोलेंगे हाँ ये डॉक्टर है, इसकी डिग्री दिख रही है, बात खत्म हो गई। तो मैं ये कहने की वजह द एंड रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर डू यू स्टैंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। योर स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप कितने गरीब थे, कितने आपने है ना वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई की, ये कोई मायने नहीं रखता। वेयर डू यू स्टैंड नाउ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आज शाहरुख खान कहाँ खड़ा है वो लोग देखते हैं।
शाहरुख खान ने एंट्री कैसे मारी वो आर्मी की सीरियल में, उससे कोई लेना देना नहीं किसी को, है ना। तो आज आप जहाँ खड़े हो ना वहाँ बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, सब प्रकार की करो, सब गुरुओं को रिस्पेक्ट करो, सब रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, सब थेरेपिस्ट को रिस्पेक्ट करो। और जब आप ये करोगे तो देखोगे अलग अलग नाड़ियाँ खुलेगी, अलग अलग चक्रस खुलेंगे, अलग अलग मैरिडियंस खुलेंगे, अलग अलग पोर्टल्स ओपन होंगे, आपके चैनल्स ओपन होंगे, तो आपका प्रोग्रेस कितना फास्ट होगा। लोग मुझे एक क्वेश्चन हमेशा पूछते, जहाँ पे भी मेरा पर्सनल इंटरव्यू होता है, सर आपके पीछे कौन गुरु है और आपने कौन सी चीज़ को ऐसा अपनाया कि जिसकी वजह से आपके पास इतनी क्वांटम थियरीज है और इतने वेरिएशंस के टॉक है। मैंने कहा एक ही थियरी इसके पीछे है कि आई एम इन वननेस, दैट इज ओनली वन थियरी। मैं दादा भगवान को भी मानता हूँ, मैं मॉस्क में भी जाता हूँ, मैं चर्च में भी जाता हूँ, जहाँ पे भी मुझे मिला माथा टेकने को मैं रिस्पेक्ट से टेकता हूँ। ऐसा नहीं कि चल अब्बा आ गया तो टेक रहा हूँ, कि वो ले गया तो टेक, ऐसा नहीं है। बिकॉज मुझे पता है यहाँ बहुत सारे पैटर्न्स ओपन करने हैं सहस्त्रार चक्र के, और इसको ओपन करने के लिए अलग अलग कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है। अब मेरी चॉइस है कि मैं एक लाइफ में एक कॉन्शियसनेस लेके 4 पैटर्न ओपन करूं, कि एक लाइफ में 400 कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करके 4000 पैटर्न ओपन करूं। चॉइस किसकी है? हमारी है कि नहीं? इज इट राइट? तो जब भी आप है ना इन्वोक करो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं उस अल्टीमेट शक्ति का आह्वान करता हूं, ऐसा बोल सकते हो। शक्ति एक ही है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, इस गॉड की जितने भी विविध प्रकार की चेतनाएं हैं मैं उनका आह्वान करता हूँ। जैसे हमें पता है 51 जो शक्तिपीठ से या 12 ज्योतिर्लिंग है, आप उनका आह्वान कर सकते हो, या विष्णु के जितने भी अवतार हैं आप उनका आह्वान कर सकते हो। इट्स योर साइकोलॉजी विच इज सेटिस्फाइंग यू विल कनेक्ट यू। मेरे टेक्निकल वर्ड्स पे मत जाओ, डोंट फॉलो एनीवन, फॉलो योर हार्ट। तो आपका हार्ट जो बोलता है वो करेंगे। मेरे पेरेंट्स बोलते थे नहीं तुमको सिर्फ जैन को आह्वान करना है, बिकॉज जैन के गॉड ही तीर्थंकर बने, बाकी आज तक कोई तीर्थंकर नहीं बने। ये उनकी बिलीफ सिस्टम है ना। हालांकि वो जैनिज्म को पूरी तरह से फॉलो भी नहीं करते, लेकिन और किसी को भी फॉलो नहीं करते क्योंकि वो जैन है। ये भी तो अजीब बात है। But I cannot cross question my parents. They are my guru. Is it right? तो मैंने इतनी हीलिंग की कि भाई कम से कम मुझे तो स्टॉप मत करो। क्योंकि जब हम लोग जैन के तीर्थ स्थानों पे जाते हैं ना, तो हमारे जो टूर गाइड होते हैं ना, वो कहीं शिव जी के टेम्पल में जाने नहीं देते, कहीं हनुमान जी के टेम्पल में नहीं जाने देते। मैं बोलता हूँ क्यों? बोलते नहीं हम जैन की टूर में आए, ये सब गॉड तो बहुत नीचे के लेवल के, अपने जो गॉड है ऊंचे के लेवल के, मतलब गॉड को भी ऊंचा नीचा बना दिया, लोग को तो ठीक है। तो सोचो अगर ये जो लोग आपके अंदर ऐसे बिलीफ सिस्टम डालते हैं, हु आर दोस पीपल? वो खुद अपने लिमिटेशन से चल रहे हैं, वही भेदभाव क्रिएट कर रहे हैं, है ना, वही बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं है। आप फिल्म यूनिट में जाओगे, कैमरामैन कोई रिलीजन का होता है, एक्टर एक्ट्रेसेस कोई रिलीजन के होते हैं, किसको क्या फ़र्क पड़ता है। आज हमने जब B.R. चोपड़ा की महाभारत सीरियल देखी, हमें बहुत अच्छी लगी। ये तो बाद में पता चला कि अर्जुन का रोल फिरोज ने किया जो मुस्लिम था, उसे क्या लेना देना। इज इट राइट? अब बाल ठाकरे का रोल नवाजुद्दीन ने किया तो उसे क्या फर्क पड़ता है। समवन इज देयर टू प्रेजेंट यू एंड दैट प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन प्रेजेंट कर रहा है डजंट मैटर टू इट। इज इट राइट? तो मैं यही आपसे कहने की कोशिश करूँगा, आपके मैक्सिमम जो इश्यूज है ना वो आपके अंदर ब्लॉकेजेस के वजह से, बिलीफ सिस्टम के वजह से। और ये साइकिक सर्जरी, हीलिंग, ये सब करोगे नहीं, यही तो टूटेंगे, बाहर कुछ नहीं अलग होगा। अलग क्या होगा? यहाँ अंदर अलग हो जाएगा। और ये जब अलग होगा ना, लगेगा अरे यही चीज़ को तो अब मैं कितना अच्छे से एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, कितने अच्छे से मैं रह पा रहा हूँ। मतलब अब आप आपके जनरेशन के साथ भी अच्छे से रह पाओगे, आपके ओल्ड एज के जनरेशन के साथ भी आप रह पाओगे, आपके बच्चों के साथ भी रह पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी आप सब की डिफरेंसेस को ना वननेस की नज़र से देख रहे हो। अब एक्चुअली आप उसको डिफरेंट देख ही नहीं रहे हो कि नहीं ये छोटा बच्चा है, वो बड़ा है, ऐसा भी नहीं देख रहे हो। ये जात का है, वो जात का, ये भी नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ ये देखोगे कि ये अलग है, गलत नहीं है। वो एक ही सेंटेंस में आपका आएगा कि ये लोग अलग है। इज इट राइट? और जब भी आप ऐसे करोगे ना, तो आप देखना कि आपका फ्लो कितना अच्छा होगा एनर्जी का, बिकॉज गॉड
पार्शलिटी नहीं करते, गॉड गॉडेसेस पार्शलिटी नहीं करती। ये नहीं बोलेंगे शिव जी के मंदिर में गए, पार्वती के क्यों नहीं गए, चल आज मैं तेरे को 50% ही दूंगा, 100% मार्क नहीं दूंगा, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। इज इट राइट? ये हमने ऐसे क्रिएट किए। आप एक जगह रह के 100 जगह को याद करके उसके दर्शन कर सकते हो। अल्टीमेटली इज योर हार्ट सेटिस्फैक्शन। मैं एक ज्योतिर्लिंग पे जाके बोलूँगा जितने भी दुनिया के ज्योतिर्लिंग है मैं सबको वंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबसे मैं आज आशीर्वाद ले रहा हूँ, तो इट्स इन माई माइंड, इट्स इन माई माइंड। मैं फिजिकली भी जाऊँगा और अगर मैं दिल से नहीं माथा टेकूंगा तो भी दुआ नहीं मिलेगी। और अगर मैं एक जगह पे जागा, मैं सब जगह का इन्वोकेशन करता हूँ, तो भी बात तो ये हुआ कि नहीं। तो मेरे साथ ऐसे होता है कि जब मैं ये शिवलिंग को लेके बैठे रहता हूँ घंटों घंटों तक, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, घर पे, मैं सोचता हूँ दुनिया के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं इन सारा इन्वोकेशंस करते हुए सारी शक्तियों को मैं इसमें केंद्रित करता हूँ और इससे मैं ब्लेसिंग ले रहा हूँ। तो मेरे लिए तो ये टावर भी हो गया, सैटेलाइट भी हो गया, सब कुछ हो गया। इज राइट? सो जो भी क्रिस्टल्स आपको मिले हैं उस क्रिस्टल्स को आप अल्टीमेटली गॉड का एक सोर्स समझ लो। चाहे ये रुद्राक्ष की माला है या ये जेमस्टोन है या ये क्रिस्टल है, आप सोचो ये मेरे लिए बेस्ट है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बेस्ट काम करेंगे। आप सोचो कि नहीं ये तो इतना ही काम कर रहे हैं, इतना ही काम कर रहे हैं, तो सही में इतना ही काम करेंगे। मैंने बहुत ऑरा करके देखे। जब भी मैंने ये पुखराज पहना था 2008 में, मैंने इसका ऑरा किया और इसमें बहुत येलो एनर्जी आई, तो लोगों ने बोला हाँ ये तो गुरु का है तो येलो एनर्जी आएगी। फिर मैंने इसमें सिंबल्स डाले, सिंबल्स डाल के मैंने इंटेंशन क्रिएट किया कि मेरी हार्ट चक्र ओपन हो गया। फिर इसका ऑरा किया तो ये ग्रीन कलर का हो गया। मतलब स्टोन तो वही था, इंटेंशन मैंने अलग क्रिएट किया, तो ऑरा भी चेंज हो गया कि नहीं। तो मैं यही कहता हूँ सारे विद्या और हमारे हैं, सारे चक्रस हमारे अंदर है, और चक्र में से जो भी एनर्जी को एक्टिवेट करना है आप कर सकते हो। आपको मैनिफेस्टेशन करना है, रूट चक्र को एक्टिवेट करो। आपको रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, सैक्रल को एक्टिवेट करो। इज इट राइट? आपको कहीं पावर चाहिए, आपको कोई काम करना है तो मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करो। आपको अच्छा हीलर बनना है, हार्ट चक्र को एक्टिवेट करो। स्पीच देनी है, थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करो। आपके हाथ में है कि कौन से एनर्जी को एक्टिवेट करनी है, कौन से चक्र को एक्टिवेट करनी है। तो आप आराम से 100% परफॉर्मेंस दे सकते हो। आपका आउटपुट 100% चलेगा। होगा कि नहीं? बिकॉज सारा 7 सुर हमारे अंदर है, तो जिस सुर को आप एक्टिवेट करोगे वही होगा। तो जब भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे और आपके अंदर इतने फोटॉन्स जाएंगे, इतने गॉड की लाइट जाएगी, उसके बाद आपका जो, जैसे हम लोग बैंक बैलेंस बनाते हैं ना, FD बैलेंस, गोल्ड, ये सब हम लोग डालते हैं लॉकर में, इससे जगह तो आपके ऑरा में ब्लेसिंग की बैलेंस बनाओ और वो एनर्जी लेके कहीं पे भी जाओ, मैनिफेस्टेशन इजी हो जाएगा कि नहीं। कोई ना कोई एक सोर्स क्रिएट होगा आपके लिए और आपको भी नहीं पता चलेगा कि अरे ये कहाँ से हेल्प मिली मुझे, ये कहाँ से हेल्प मिली, पता ही नहीं चलेगा आपको। मनी का सोर्स मिल जाएगा, रिलेशनशिप का सोर्स मिल जाएगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये कब होगा? जब आप लाइट के साथ जाओगे। एब्सेंस ऑफ लाइट के साथ जाओगे ना, कोई जेब कतरने वाला मिल जाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई चप्पल चोरी करेगा, कोई कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन लाइट के साथ जाओगे ना, तो वो जो डार्क साइड के लोग हैं या डार्क एनर्जी लेके बैठे हैं ना, वो आपके ऑरा से दूर चले जाएंगे। तो ये क्रिस्टल पहनने का ये फायदा है कि हमेशा हम इल्यूमिनेशन में रहेंगे, हमेशा लाइट में रहेंगे। इन्वोकेशन का ये फायदा है कि हमेशा एक्सपांडेड ऑरा में रहेंगे। सिंबल्स का ये फायदा है कि हमेशा हम जो भी हमारे कर्मा की साइड है ना, उसको हील करते हुए हमारी लाइफ को आगे लेके जाएंगे। तो डील करना इजी हो जाएगा कि नहीं, है ना। अभी आप रेस्टोरेंट में कोई एक चीज मंगाते हो और अगर वो तेज आ जाती है तो आप क्या करते हो? हाँ, कुछ लोग वापस करते हैं, कुछ लोग थोड़ा नमक डाल देते हैं, कुछ लोग शक्कर डाल देते हैं, कुछ लोग थोड़ा नींबू डाल देते हैं, तो उसमें तिखास कम हो जाती है। इज इट राइट? तो लाइफ यही है कि हमें हर बार कोई चीज़ वापस नहीं मिलने वाली है, हमें उसी चीज़ से उसको अलग फॉर्म में तैयार करना पड़ेगा। राइट? आपको उसी जॉब में रहना पड़ेगा, उसी रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा, बिकॉज आपने ये डिसाइड किया कि अब मुझे ये करना ही है, तो आप वापस नहीं जा सकते, रिवर्स नहीं जा सकते हर बार। राइट? तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप हीलिंग करोगे ना, तो
तो आपके दो सेल्स के बीच में कहीं फियर है ना, वो डिसॉल्व हो गया, तो कोई ऐसा अट्रैक्ट ही नहीं करोगे जो आपको डराए। आपने दो एटम्स के बीच में ईगो को हील कर दिया, तो कोई इंसान ही नहीं मिलेगा जो आपको ट्रिगर करे कि देख तुझ में कितना अहंकार है। तो कोई भी चीज़ पहले आप क्लियर करो, फिर आप उसमें उतरो। अगर आपको रिलेशनशिप में उतरना है तो पहले अपनी इतनी हीलिंग करो कि आने वाले जो नए रिश्ते बनाने वाले हो ना, उसके कर्मा पहले क्लियर करें, तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी उनको निभाने में। आप कोई जॉब या बिजनेस करना चाहते हो तो पहले इतनी हीलिंग करो कि कोई भी अनवांटेड क्लाइंट या पार्टनर्स को आप अट्रैक्ट ना करो, और अगर करो तो वो फिल्टर फॉर्म में आए, वो पॉजिटिव फॉर्म में आए, कोई नेगेटिव फॉर्म में आपकी लाइफ में ना आए, राइट। लेकिन आज तक क्या था पता है, आज तक हम लोग रिचुअल्स करके कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं, धार्मिक क्रियाएं करके जाते हैं। तो धार्मिक क्रिया क्या होता है ना, धार्मिक क्रिया सिर्फ एनर्जी लेवल पे ही चेंज करती है, और स्पिरिचुअल क्रिया कॉन्शियसनेस लेवल पे चेंज करती है। तो अब दोनों करो, जो धर्म आपको माता पिता ने सिखाया है, पूर्वजों ने सिखाया, उसको भी निभाओ, और जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोसेस है वो भी करना है आपको। अब डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये मुझे भी नहीं पता था बहुत साल तक, मुझे तो लगा सेम ही है। जब मैं रेकी की प्राणी किलिंग की प्रैक्टिस करता था तो मुझे लगा सेम ही है। जब मैं करुणा रेकी की प्रैक्टिस में आया ना, मुझे समझ में आया हमें सिर्फ एनर्जी बढ़ानी नहीं है, कहीं कहीं हमें एनर्जी कम भी करनी है, और कहीं ना कहीं हमें कॉन्शियसनेस भी बढ़ानी है। ये मुझे समझ में आया। आप सोचो जितने लोग भी ये सारे तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, भगवान, गुरुद्वारा, मस्जिद में जाते हैं, ये लोग सिर्फ अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं, कोई आदमी अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाते ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाते हैं? कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए वहाँ जाके ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, जो कोई नहीं करता। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि गुस्से को वहाँ डिसॉल्व करना पड़ता है, फियर को डिसॉल्व करना पड़ता है। ये कोई परिवर्तन नहीं करता है, वहाँ जाके बोलते बस इस बार तो मैं आया हूँ मुझे अच्छा रिलेशन में डालने के लिए, इस बार मैं आया हूँ अच्छे जॉब के लिए, इस बार मैं आया हूँ ये होना चाहिए, वो मैनिफेस्टेशन वाला एक डिज़ायर, एक माइंडसेट है। हम कभी ऐसे मंदिरों में, ऐसे जगहों पे जाके नहीं बोलते इस बार मैं आया हूँ मैं पूरा गुस्सा यहीं से ठीक करके जाऊँगा अपना, इस बार मैं सारा अपना डर निकाल के यहाँ से जाऊँगा, ऐसे हम कभी नहीं बोलते। कैसे राइट? कुछ तो ख्वाहिशें हैं, सपने हैं, जिसको पूरा करने के लिए हम ऐसी जगहों पे जाते हैं। इवन गुरुओं को भी मिलते हैं, तभी भी बोलते हैं ऐसा आशीर्वाद दो कि अच्छा मकान बन जाए, ऐसा आशीर्वाद दो कि अच्छा पार्टनर मिल जाए। ऐसे कभी नहीं बोलते कि ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे सारे अवगुण अच्छे गुण में बदल जाएं और फिर मैं रिश्ते में जाऊं, ऐसा तो कभी नहीं बोलते हम। तो गुरु भी क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, कॉन्शियसनेस नहीं देते आपको। और कोई दुनिया में कॉन्शियसनेस दे ही नहीं सकता आपको, बिकॉज इट्स अ स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इट इज कॉल्ड अ स्पेस आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में कि नहीं? जैसे अगर मोबाइल में मैं अनवांटेड वीडियोस को डिलीट करूंगा तो स्पेस क्रिएट हुई कि नहीं? इसी राइट? तो यही हमारे साथ होता है। हम अनवांटेड थॉट्स, इमोशंस, ट्रॉमास को अगर हम हील करेंगे, डिलीट करेंगे तो स्पेस क्रिएट होगी, और स्पेस क्रिएट होगी तो कॉन्शियसनेस, चेतना का विस्तार होगा, एक्सपांशन होगा, और वो एक्सपांशन होगा तो हम गॉड के साथ ज़्यादा ट्यूनिंग में आ जाएंगे। और एनर्जी अगर ज़्यादा बढ़ी तो हम मैनिफेस्टेशन के ट्यूनिंग में ज़्यादा आएंगे, अच्छे बिजनेसमैन के संपर्क में आ जाएंगे, अच्छे क्लाइंट के संपर्क में आ जाएंगे। अब डिफरेंस यहाँ समझ रहे कि नहीं आप? इज इट राइट? तो जो लोग हारते हैं ना, हारने के बाद अगर उन्होंने उस हार को एक्सेप्ट किया कि अपनी क्या क्या वीकनेस थी, तो वो लोग अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं। और जो लोग जीतते हैं, वो लोग जीतने के बाद अगर उनके अंदर ईगो आ जाता है तो एनर्जी बढ़ गई कि नहीं? एनर्जी बढ़ गई कि नहीं? जीतने के बाद उनके अंदर ग्रैटिट्यूड आना चाहिए कि इन लोगों की वजह से मैं जीता, इस फैमिली की वजह से जीता, तो फिर कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर बार जीतने के बाद हम क्रेडिट लेते हैं, अरे ये तो मेरे अंदर क्वालिटी है, ये तो मेरी स्किल है, ये तो मेरी मेहनत है, ये तो मैंने ये किया, तो वो एनर्जी बढ़ती है। और वही एनर्जी बाद में आपका दुश्मन बनती है, वही ईगो आपका दुश्मन बनता है, वही चीज़ आपको शून्य में लाती है। इज राइट? तो साइकिक सर्जरी जो आदमी करता है ना, वो अपने आप को शून्य में लाता है पीरियडिकली, तो उसको और कोई शून्य में नहीं ला सकता।
क्योंकि आप ही अपना फॉर्मेट कर रहे हो ना। अगर मैं ही अपने मोबाइल को टाइम टाइम पे फॉर्मेट करूँगा तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा ही चलेगा कि नहीं, कभी हैंग ही नहीं होगा ये, इसलिए तो इसी तरह से आपको ये प्रोसीजर कंटिन्यूस करनी है। करुणा हीलिंग करोगे तो सोल के साथ ना डिटैचमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा, और अगर डिटैचमेंट फास्ट होगा ना तो कहीं पे आपको तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज अटैचमेंट से एक्सपेक्टेशंस थे, और अगर डिटैच्ड हो गए तो आप एक्सपेक्ट ही क्या करोगे, राइट? तो वो करुणा हीलिंग आपको काम में आएगी। मनी अबंडेंस की जब आप सिंबल्स का इस्तेमाल करोगे ना, आप देखोगे टाइम टाइम पे आपका जॉब चेंज होगा, बिजनेस चेंज होगा, मनी सोर्स के चेंज होंगे, तो फिर आप कहीं अटैच्ड ही नहीं रहोगे, कहीं आपकी इनसिक्योरिटी एक्टिवेट ही नहीं होगी कि अरे कल ये बिजनेस नहीं रहेगा तो, कल ये जॉब नहीं रहेगा तो। आपको एक चीज़ समझ में आएगी, कोई भी बिजनेस है अब तो मुझे इसमें मुनाफा हो रहा है, कोई भी जॉब हो अब तो मुझे फ़ायदा हो रहा है। डिफरेंस आप समझ रहे हो ना? बिकॉज जहां आप एक ही सोर्स पे अटके हो ना, वहां इनसिक्योरिटी बहुत रहती है। आप सोचते हो कल मेरा ये पार्टनर नहीं रहेगा मेरी क्या हालत होगी, कल ये मेरा घर नहीं रहेगा क्या हालत होगी, कल मेरे बच्चे नहीं रहेंगे तो मेरी क्या हालत होगी। ये इनसिक्योरिटी बिकॉज उसी रिलेशनशिप से ज़्यादा अटैचमेंट क्रिएट हो गया, उसी पर्सन से ज़्यादा अटैचमेंट क्रिएट हो गया। लेकिन आप सोचो कि अगर आप अटैच्ड ही नहीं हो तो एक्सपेक्ट भी तो नहीं करोगे ना, उसको क्या दोगे, स्पेस दोगे। और जहां दो इंसान के बीच में स्पेस होती है ना, वहां उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, राइट? तो फॉरेन में लोग है ना, हम बोलते हैं नास्तिक हैं, लेकिन फॉरेन में लोग स्पिरिचुअल हैं, वो स्पेस देते हैं, इंटरफियर नहीं करते, वो सबके सामने बोलते हैं ये मेरी एक्स हस्बैंड है, ये मेरा एक्स वाइफ है, बोल देते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम बोलने से भी डरते हैं, साथ घूमने से भी डरते हैं हम लोग, राइट? तो उससे क्या होता है ना, उनकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई होती है, उन्हें लगता है कि ठीक है टाइम टाइम पे इसको छोड़ना मिलना इट्स वेरी नेचुरल। हम बोलते हैं देखो इंडिया कल्चर में ऐसा नहीं है, एक बार शादी की तो फिर छोड़ा ही नहीं जाता। हम वो है ना धर्म के बंधनों में बंधे पड़े हैं और कुछ नहीं है, और उसी के वजह से हम भुगत रहे हैं करके। और वो लोग है ना किसी बिलीफ सिस्टम से ही नहीं चल रहे, इसलिए वो लोग एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं। वो गाड़ी चलाते वक्त ना कोई बीच में आया ना तो रोक लेते हैं, उसको जाने देते हैं, चाहे वो पैदल जाता है या गाड़ी लेके जाता है। हम किसी को जाने ही नहीं देते, हम इतनी कंपटीशन में लगे पड़े, किसी को स्पेस ही नहीं देते। यू गॉट द डिफरेंस? तो इसलिए हमें क्या है ना, कुछ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट वेस्टर्नाइज्ड तरीके से करने हैं और रिलीजियस कॉन्सेप्ट ईस्टर्नाइज्ड तरीके से करने हैं। फियर के साथ रिलीजन को फॉलो मत करो, फियर के साथ रिचुअल्स मत करो, फ्रीडम के साथ करो, स्पिरिचुअल एथिक्स के साथ रिलीजन को फॉलो करो। अब डिफरेंस यहां समझ रहे कि नहीं आप? स्पिरिचुअल एथिक्स का मतलब है कि जहां डर नहीं है, मैं उपवास नहीं करता हूं तो मेरे पेरेंट्स कहते कितना पापी है, जैन होके भी तो उपवास नहीं करता है। लेकिन मैं स्पिरिचुअल एथिक्स के साथ सोचता हूं कि मुझे आज है ना माइंड का उपवास करना है, आज मुझे ना मिनिमम थॉट्स लाने हैं। तो ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से रिलीजन फॉलो किया कि नहीं मैंने? डिफरेंस देख रहे? मतलब हम ऊपर से शिवा से कनेक्टेड है और नीचे शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, शक्ति का सदुपयोग कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रिलीजियस एस्पेक्ट से फॉलो करना, लेकिन स्पिरिचुअल एंगल के साथ, कि जिसमें आप किसी को रोक टोक नहीं रहे हो, किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, किसी को रोल मॉडल नहीं बना रहे हो, आप अपनी हार्ट को फॉलो कर रहे हो। तो छोटा बच्चा होता है ना, वो भगवान का बोलते हैं ना अवतार है, तो उसको कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो सीधा कोई मंदिर में जाके ना भगवान को टच करेगा। हम बोले अरे तूने कैसे छू दिया, कितना पाप कर दिया, ये मूर्ति को तुझे टच नहीं करना था। लेकिन उसको थोड़ी ऐसी अक्ल होती है, राइट? हमारे जैनों में तो मूर्तियों को टच करने नहीं देते जब तक आप कोरे वस्त्र नहीं पहनते हो, साफ सुथरे। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना सीधा जाके टच करते हैं, फिर महाराज चिल्लाते अरे कैसे टच कर दिया, ये उसकी तो प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मतलब हम एक इंसान को हर्ट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज उस आइडल को हर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कितना ओवर डिसिप्लिन हुआ कि नहीं, ओवर रूल्ड हुआ कि नहीं, ओवर डोमिनेटिंग हुआ कि नहीं। एक बच्चा जो इनोसेंट है, जिसको भगवान का रूप मानते हैं और उसी को रोक टोक करते हैं, तो कभी भी भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि मेरी जब मूर्ति बनेगी ना तो वस्त्र कोरे पहनना, ऐसे मत आना, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी था।
कि हम लोग है ना माइंड में ऐसी ऐसी धारणाएं बना के बैठे रहते हैं। तो प्लीज़ वो सारी धारणाओं को साइकिक सर्जरी से निकालो, वही आपके लाइफ का प्रॉब्लम है। दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और जहाँ पे आपको लगता है ना कि कोई आपका दुश्मन है, कोई आपके अगेंस्ट है, कोई आपको तकलीफ दे रहा है, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, हॉनेस्टली स्पीकिंग जितनी भी मैंने ऑरा रिसर्च की है या पास्ट लाइफ रिग्रेशन की है, मुझे आज तक कभी ऐसे नहीं लगा कि कोई किसी का दुश्मन है। हमारी सोच का कोई दुश्मन है। आपकी सोच उसकी सोच अलग है, तो वो बेचारा सोच के साथ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो आपके साथ फाइट कर रहा है। आपकी आइडियाज का वो दुश्मन है, तो वो आपके आइडिया से फाइट नहीं कर सकता, वो आपसे फाइट कर रहा है। मैं जब भी जेल में जाता हूँ ना, मैं लोगों को बोलता हूँ कि गलती तो आपके दिमाग ने की, मतलब आपका माइंड ने क्राइम किया, लेकिन देखो आपकी बॉडी सजा भुगत रही है और आपको लगता है देखो यार मैं जेल में हूँ, मेरे घर वाले बाहर हैं, तो सजा एक्चुअली क्रिमिनल माइंड को मिलना चाहिए ना। लेकिन देगा कौन माइंड को सजा? हमको तो बॉडी दिखती है। तो मैं उनको गिल्ट कॉन्शियसनेस से बाहर निकालता हूँ। मैं बोलता गलती हम भी करते हैं, लेकिन हम पकड़े नहीं गए। आप पकड़े गए इसलिए आप जेल के अंदर हो। हम बाहर खुली दीवारों में, बगैर दीवारों में हम सबक सीख रहे हैं, लेसन सीख रहे हैं। आप दीवारों के अंदर लेसन सीख रहे हो, है ना? मतलब सीख आप भी रहे हो, सीख हम भी रहे हैं, लेकिन आपको लगता है अरे हमने कितना ये किया करके। तो यही सबके साथ होता है। सबको लगता है मुझे ही तकलीफ है, मैं ही कुछ नेगेटिविटी से जा रही हूँ। आपको समझ भी नहीं आ रहा कि दूसरे लोग भी अलग अलग प्रकार के चीज़ों में उलझे पड़े हैं। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। हमारे ही घर में 4 लोग हैं जो 4 अलग लेसन सीखने के लिए आए हैं, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, अलाउ देम टू लर्न दैट लेसन। बच्चे कुछ अलग लेसन सीखने को आए, बड़े कुछ अलग लेसन सीख रहे हैं, हमारे पार्टनर्स कुछ अलग सीख रहे हैं, तो गिव देम स्पेस एंड टाइम टू लर्न द लेसन। जितना पोक करोगे, टॉन्ट करोगे, इंटरफियर करोगे, उनका भी सोल इवॉल्व नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा। आप भी ट्रेन होगे, वो भी ट्रेन होगे, तो फायदा क्या हुआ मुझे बताओ उससे? लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसके माइंडसेट को समझ पाओगे, उसकी कॉन्शियसनेस को समझ पाओगे, उसकी बिलीफ को समझ पाओगे, उसके ट्रॉमा को समझ पाओगे, उसकी इल्यूजन्स को समझ पाओगे। यू विल रिस्पेक्ट इट, यू विल नॉट इंटरफियर इट। इज इट राइट? और जिस दिन आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों समझ गए ना, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये एप्पल अच्छा है या ये एंड्रॉयड बुरा है, कॉम्पिटिबल नहीं है। इसकी फाइलें उसमें नहीं जाती, उसकी फाइलें इसमें नहीं आती, तो इसमें कौन बुरा है ये कौन डिसाइड करेगा? हाँ, एग्जैक्टली ना। बिकॉज कैसा है, जो आपका एक रिजेक्शन फैक्टर था, जो रेजिस्टेंस फैक्टर था, वही तो डिसॉल्व हो गया ना, वही खत्म हो गया, तो एक्सेप्टेंस बढ़ गया कि नहीं आपका? 100%। बिकॉज सप्त ऋषि भी अलग अलग कॉन्शियसनेस वाले थे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जितने भी अलग अलग आए इस दुनिया में, अवतार आए, वो अलग अलग कॉन्शियसनेस लेके आए, और उन्होंने बताया इस तरह से भी पॉजिटिव रह सकते, इस तरह से भी रह सकते, इस तरह से भी रह सकते, इस तरह से भी रह सकते। हाँ, दोनों को। नहीं, पूर्ण आनंद तब मिलेगा ना जब आप नेगेटिव पॉजिटिव को अलग ही नहीं समझोगे। आप ये समझोगे ये इसका अस्तित्व है। आप बोलोगे नहीं मुझे दिन अच्छा लगता है, रात अच्छी नहीं लगती है, मतलब आपने कुछ भेदभाव रखा है, तो रात को आनंद मिलेगा कैसा आपको? आप खुद सोच के देखो ना। मैं बोलूँगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं सही हूँ, ये पेशेंट है, ये गलत है, तो अगर मैं पेशेंट को गलत बोलूँगा तो मैं पेशेंट की ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाऊँगा। मैं उसको कोसूंगा, मैं उसको गिल्ट कॉन्शियस में डालूंगा, तो मैं उसका क्या सेवा करूंगा? दिल से तो करूंगा ही नहीं, है ना? आप बच्चे को कोसोगे भी और सोचोगे नहीं बच्चा कुछ अच्छा करे, तो कैसा होगा? बच्चा तो फिर आपसे डिटैच हो जाएगा, बोलेगा तो कोस रहे मुझे। तो इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी में ना गुड बैड कुछ नहीं होता, उसका अस्तित्व होता है। उसको ऑब्जर्व करना है, उसको अवेयरनेस के साथ, उसके होश पूर्वक उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना है कि इससे ये क्या होता है, इससे ये क्या होता है, बस इतना देखना है और कुछ भी नहीं है। और वो कौन डिसाइड करेगा उसका कॉन्सिक्वेंस? आपका अंदर का विज्ञान, आपका अंदर का साइंस डिसाइड करेगा कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, और कुछ नहीं है। मेरा साइंस कहता है
आफ्टर सनसेट अगर आप कोई खाना खाते हो तो माइक्रोस्कोप में अगर मैं फूड को देखूं तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस आते हैं, और अगर सनसेट के पहले मैं खाऊं तो बहुत कम दिखते हैं। तो ये साइंस कह रहा है ना, ये रिलीजन का बिलीफ को मैं फॉलो नहीं कर रहा। इज इट राइट? तो ऐसा थोड़ी बोलूंगा जो शाम को खाते वो पापी है, ऐसा थोड़ी बोलूंगा। साइंस कहता है कि भाई आपको अगर सूर्यास्त के बाद हेल्दी रहना है तो कम खाओ, बिकॉज अब अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है, पाचन क्रिया नहीं आती, गैस्ट्रिक जूस नहीं बन रहा, आप जो खाओगे वो सड़ेगा। तो ये कौन बोल रहा है? साइंस बोल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, आप साइंस को एक्टिवेट करो अंदर। और मैंने भी इतने साल से बस वही काम किया, कोई रिलीजन को लेके नहीं बैठा, मैं साइंस को लेके बैठा हूं। कोई 5 बार नमाज पढ़ता है तो मुझे पता है वो 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर रहे हैं, तभी उन लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत फास्ट है। लेकिन कॉन्शियसनेस ज़्यादा चाहिए, सिर्फ एनर्जी बढ़ाना नहीं है। बिकॉज एनर्जी एक हद के बाद बढ़ती है ना, अहंकार आता है और गलत ट्रैक पे ले जाता है हमें। इज इट क्लियर? लेकिन कॉन्शियसनेस बढ़ती है ना तो कभी अहंकार नहीं आता, क्योंकि वो गॉड गॉडेसेस के नजदीक जाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? तो जब भी आपको लगे मेरी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, नीचे बैठ जाओ, ग्राउंडिंग कर लो, क्रिस्टल हाथ में ले लो, बात खत्म हो गई। किसी को हीलिंग पास कर दो, बात खत्म हो गई। तो वापस आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करोगे और एनर्जी को आप लिमिट में लाओगे। इसलिए हम आपको हीलर बनाते हैं कि अगर मणिपुर चक्र के ऊपर कभी गलती से भी एनर्जी ऊपर आ गई, आपने हीलिंग पास कर दी, तो एक्सेस एनर्जी किसी को चली जाएगी, आपको तकलीफ नहीं देगी। न तो सेक्सुअल थॉट्स आएंगे, न तो मैनिफेस्टेशन के थॉट्स आएंगे, किसी को डिच करने का थॉट आएगा, किसी को हराने का थॉट आएगा, ये थॉट आएंगे अगर एनर्जी ऊपर आ गई तो। जैसे रावण के ऊपर आ गई तो कैसे उसने सीता का हरण कर दिया, राइट? तो हमें भी है ना समझना है, जो आदमी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है ना उसको समझ में आता है, आज मेरी शायद एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई है, लेट मी टेक द क्रिस्टल एंड पास टू समवन एल्स एंड डू द ग्राउंडिंग वर्क। आज मुझे या तो उपवास करना है, या तो फ्रूट्स खा लेना है, या तो मुझे आज पानी पे रहना है, तो तुरंत आपकी एनर्जी नीचे आ जाएगी। बिकॉज जो भी ज़्यादा है वो बर्न हो जाएगी, वो कैलोरी बर्न हो जाएगी, तो एक्सेस रहेगी कहाँ से? इज इट? ठीक है? तो ये चीज़ें इसलिए आपको समझना है, बिकॉज आपको लगता है मैं ये सीखने के बाद मैं ये इसको ठीक करूँगी, इसको ठीक करूँगा। किसी को ठीक नहीं करना है, अंदर इसको ठीक करना है। जो चीज़ लेके बैठे, ये ठीक हो गया तो सब ठीक हो गया। इसलिए तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी। जब भी आप नेक्स्ट टाइम आओगे ना, आप बोलोगे कि हाँ पिछली बार मैं ये प्रॉब्लम लेके आई थी, मैंने अपनी हीलिंग की, मैंने साइकिल से की, अब मैं उसी सिचुएशन को अच्छे से फेस कर पाती हूँ। लोग बॉम्बे से भागते हैं, सपने लेके तो आते हैं लेकिन भागते हैं एक ही रीज़न की वजह से, भीड़ बहुत है। और हम उसी भीड़ में इतने बचपन से बॉर्न एंड बॉट अप है, हमें तो बिल्कुल नहीं लगती, बिकॉज हमने उसको अडेप्ट कर लिया हमारी लाइफ में। ट्रैफिक में भी हमें ट्रैफिक नहीं लगता, ट्रेन में भी हमें रश नहीं लगता, हमें लगता है यही तो लाइफ है, इसी में तो आउटपुट है, तो हमको भागना कहाँ है? हम आप जैसे जगहों पे आएंगे, क्लीन सिटी पे आएंगे, शांत वाले वातावरण में आएंगे, 2-4 दिन हमें बहुत अच्छा लगेगा, फिर लगता है लाइफ कितनी स्लो है, कितनी बोरिंग है, लोग कुछ कर ही नहीं रहे यहाँ, फिर वापस हम बॉम्बे चले जाएंगे, बिकॉज माइंड सेट वैसा है ना। लेकिन अगर आप सोचो पीरियडिकली आप साइकिक सर्जरी कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, आप यहाँ पे भी शांति से बैठोगे, बॉम्बे में भी शांति से बैठोगे, हिमालय में भी शांति से बैठोगे, आपको लगता है जहाँ जाऊँ बस मैं वैसा ही हो जाऊँ, जहाँ सवेरा वहाँ बसेरा, बात खत्म हो गई। तो वो क्रेविंग नहीं आएगी ना आपको, कोई चीज़ को मिस नहीं करोगे, बिकॉज आप होशपूर्वक 100% प्रेजेंट में रह रहे हो। और जब आदमी प्रेजेंट में रह रहा है तो उसको पास्ट और फ्यूचर का तो कहीं कोई इशू ही नहीं है, वो उसी को एंजॉय कर रहे हैं। अभी आप मेरे सामने बैठे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, राइट? और इसी चीज़ को आप घर पे जाके अप्लाई करोगे, फैमिली में अप्लाई करोगे, तो इसी मोमेंट को कंटिन्यूसली एंजॉय करोगे। और अप्लाई नहीं करोगे तो वापस दुखी हो जाओगे, क्योंकि सुना अप्लाई किया नहीं, तो दुख दर्द तो साथ में ही है कि नहीं, वही लोग तो साथ में है कि नहीं, इज इट राइट? तो कोई इसमें से बुरा लगाने वाली बात नहीं कि ये मुझे टोक रहा है, ये मुझे रोक रहा है, ये मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है, मुझे बहुत कुछ करना है।
आप साइलेंटली करो ना। स्पिरिचुअल एक्टिविटी में कहाँ कुछ आपको हमने बोला कि भाई ये कुछ मूंग की दाल लो, ये चना लो, ये लो, वो लो, सिंदूर लो, ये काम करो, वो काम करो। जो भी है सिंबल्स अंदर डालने, इन्वोकेशन अंदर डालने, विजुअलाइजेशन अंदर करना है, फील अंदर करना है। किसको पता चलेगा आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कौन सा आसन लेके बैठना है, कौन सा आंख बंद करके बैठना है, कुछ भी तो नहीं करना है। जो भी करना है वो लाइफ की मूवमेंट के साथ करना है। खाना बना रहे हो उसके साथ करना है, सांस ले रहे हो उसके साथ सिंबल की प्रैक्टिस करनी है, ड्राइविंग कर रहे हो उसके साथ सिंबल की प्रैक्टिस करनी है। तो जब एक मूवमेंट के एक फ्लो के साथ आपका एक स्पिरिचुअल मर्जिंग हो जाता है ना, फिर आपको ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे अलग से कुछ करना है। तो कोई आदमी रोकेगा टोकेगा कैसा? क्योंकि उसको कोई आपकी ऐसी अलग एक्टिविटी दिख ही नहीं रही है। इज इट क्लियर? दिख ही नहीं रही है कि आपने कोई ऐसा श्री यंत्र को हाथ में लेके कुछ कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप अपने मूवमेंट में चल रहे हो, आप अपनी हीलिंग में चल रहे हो, आप अपने फ्लो में चल रहे हो। तो किसको बुरा लगेगा? किसका ईगो हर्ट होगा? किसी का भी तो नहीं होगा। और वो करते करते धीरे धीरे आपका ऑरा इतना चेंज हो जाएगा कि सामने वाले को भी बदलना पड़ेगा। बिकॉज आप अभी जो एनर्जी लेके बैठे हो उसका वो दुश्मन है, अभी जो थॉट लेके बैठे हो उसका वो दुश्मन है, अभी जो माइंडसेट लेके बैठे हो उसका दुश्मन है। लेकिन जब आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो वो दुश्मन रहा ही कहाँ? कचरा है तो कॉकरोच है, सफाई है तो कहाँ कॉकरोच है? वो खुद ही गायब हो जाते। वो आए इसलिए थे क्योंकि कहीं बदबूदार कोई पदार्थ था और वो बदबूदार पदार्थ आपने हटा दिया, तो वो सारे कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे और कॉकरोच सब भाग जाएंगे। इसलिए तो हमारे अंदर जो एनिमल इंस्टिंक्ट है ना, जो फियर इनसिक्योरिटी वाला, उसी की हीलिंग करनी है, जो लोअर कॉन्शियसनेस से जुड़ी है। माइंड को ऊपर नजर रखनी है, शरीर को नीचे नजर रखनी है। शरीर जब नीचे रखेगा तो वो ग्राउंडेड रहेगा, माइंड जब ऊपर रहेगा तो गॉड के माइंड से चलेगा। बस इतना आज समझ लो। अब तक उल्टा हो रहा है। माइंड नीचे देख रहा है, मुझे क्या कपड़े पहनने हैं, मुझे कौन सा ऑर्नामेंट पहनना है, मुझे क्या मेकअप करना है, नीचे देख रहा है। इज इट राइट? और शरीर चाहता है बस मुझे भगवान के पास जाना है, लेकिन माइंड तो नीचे देख रहा है, माइंड तो नीचे के प्लेजर को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो फिर वो ऊपर जाएगा कैसे? तो आज से हम उल्टा करेंगे। जितने ऊपर के सिंबल्स अपने अंदर लेंगे ना, धीरे 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 हमारा माइंड भी ऊपर की तरफ एंटी ग्रेविटेशनली चलेगा। और अगर सिंबल की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ग्रेविटेशनली चलेगा। तो ग्रेविटेशन कहाँ है? नीचे। अब समझ में आ रहा है? तो हम नीचे के 3 चक्र पे रहेंगे ग्रेविटेशनली, और सिंबल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो एंटी ग्रेविटेशनल चलेंगे। बहुत तकलीफ होती है कभी भी एंटी ग्रेविटेशनली, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द फोर्स, और ये बहुत चैलेंज है। 95% लोग प्रैक्टिस इसलिए छोड़ देते हैं बिकॉज इट्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन सही में जो 2-5% के लोग जो प्रैक्टिस करते हैं ना, दे आर द विनर्स ऑफ द गॉड, दे आर नॉट विनर्स ऑफ द ह्यूमन। हमें गॉड की नज़र में जीतना है, ह्यूमन की नज़रों में जीत का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो अगर मैं नज़र नीचे टिकाऊंगा तो लोग बोलेंगे वाह अब तूने ये गाड़ी ली, हाँ अब तूने घर लिया, अब तूने ये ऑर्नामेंट्स लिए, लोगों की नज़र में जीत जाऊंगा। लेकिन जब मेरा एंटी ग्रेविटेशनल प्रैक्टिस रहेगी तो गॉड बोलेगा वाह धीरे धीरे मेरे नज़दीक आते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें बॉडी दिया है कि एक्सपीरियंस लेने के बाद वापस ऊपर जाओ। एनिमल ह्यूमंस में आ रहे हैं, ह्यूमंस गॉड में नहीं जा रहे। ह्यूमंस एनिमल की माइंडसेट लेके वापस रीइंकार्नेट हो रहे हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ गई कि नहीं? हम परसों जब आ रहे थे उज्जैन से यहाँ पे, तो कितने ऐसे बकरे देखे हमने रास्ते पे। तो हम सिंबल्स डाल रहे थे उनको, क्योंकि पता है आज कटने वाले, आज अमावस है, तो लोग काटेंगे खाएंगे, तो वो लोग ह्यूमंस में आ जाएंगे बिकॉज ह्यूमन ने काटा ना उनको, तो उनका इवोल्यूशन हुआ कि नहीं? लेकिन ह्यूमन ने उसको खाया तो उसका माइंडसेट कैसे होगा? एनिमल। दैट्स द मेन थिंग। तो वो ग्रेविटेशनल हो गया। इज इट राइट? तो कटते वक्त जो फियर था, जो इमोशंस था, वो ह्यूमन में आएगा। कटते वक्त जो एक रिवेंज एटीट्यूड थी, वो ह्यूमन में आएगी। इज इट राइट? आपकी एक छोटी उंगली कटती है, आपको कैसा होता है? उसका तो गला कट रहा है, राइट?
तो गला कटने के बाद ना 72 आवर्स तक कॉन्शियसनेस उसकी बॉडी के साथ अटैच्ड है और वो देख रही है, अरे मुझे काट दिया, अरे मुझे टुकड़े किए, अरे मुझे पका रहे हैं, अरे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 72 आवर्स जितने लोगों के लिए वो एंटी थॉट क्रिएट करेगा, एंटी इमोशंस क्रिएट करेगा ना, उतने लोगों के साथ बदला लेके ही रहेगा वो ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद वो इतने लोगों की बैंड बजा के ही छोड़ेगा। और हमें पता ही नहीं चलता कि ये लोग क्यों मेरे दुश्मन है, बिकॉज उसको काटा हमने कोई लाइफ में और उसके टुकड़े टुकड़े करके हमने सेलिब्रेट किए। तो वो टुकड़े टुकड़े अलग अलग फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस में गए और अलग अलग लोग हमारी लाइफ में आके हमारी बैंड बजा के गए। इट्स अ ह्यूमन जीरो थेरेपी जो गॉड हमारे साथ कर रहा है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ शून्य नहीं होगी ना तब तक आपको उससे मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे वो जानवर है या इंसान है। हर एक का हिसाब किताब देना पड़ेगा आपको, हर एक का। और ये चीज़ आप ध्यान में रखो, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो आप किसी की हानि नहीं करोगे, किसी को आप तकलीफ नहीं दोगे, इतना कंपैशनेट बन जाओगे। एनिमल्स तो दूर की बात, ह्यूमन को भी आप तकलीफ नहीं दोगे आप। तो दिस इज एक्सरसाइज ऑफ अ सोल, दिस इज एक्सरसाइज ऑफ हार्ट। तो प्लीज उसको प्रैक्टिस कंटिन्यूस करते रहिएगा। इज इट ओके? सो आई होप आप समझ गए हो। सिर्फ आपको नाम के लिए ये टूल्स नहीं दिए, सिंबल्स नहीं दिए, एक बहुत बड़ा इसके पीछे रीजन था। सिर्फ नाम के लिए आपकी शक्तिपात नहीं की, सिंबल्स नहीं डाले। हमें कोई शौक नहीं कि भाई हम एक गुरु बन के आपके ऊपर हाथ रखें। हमें तो एक माध्यम है, कैटलिस्ट है। गुरु तो वही है जिनको आप मानते हो। आपका ना गुरु चेंज हुआ, ना धर्म चेंज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप उन्हीं को मानोगे जिनको पहले मानते आ रहे हो। हम तो सिर्फ एक कड़ी है, एक स्मॉल समय के लिए आपके साथ जुड़ गए, उसके बाद हम वापस डिटैच हो गए। रियल गुरु ही आपसे कनेक्ट रहेंगे। इज इट राइट? ये गुरु नानक देव से कनेक्ट है ना, ये हनुमान जी से कनेक्ट है, जो इनको पूर्वजों ने सिखाया उन्हीं से कनेक्ट है। भले रहते हमारे साथ है, कनेक्ट उनसे ही है वो। वी आर ए प्योर साइंटिस्ट, हम कोई गुरु नहीं है। हमने कोई ऐसा अपना पर्सनल पावर आपके अंदर नहीं डाला, हमने सिर्फ आपको चैनल बनाया है। इज इट क्लियर? मतलब कोई भी सिम अगर आप मोबाइल में डालोगे तो वो सिम के नाम से मोबाइल नहीं बोला जाता है, वो बोला जाता है ये एप्पल का मोबाइल है। ये नहीं बोलते ये वोडाफोन का मोबाइल है, ये नहीं बोला जाता ये एयरटेल का मोबाइल है, ऐसा कोई नहीं बोलता। बिकॉज वो सिम सिर्फ कनेक्ट कर रहा है। ओरिजिनली जो मोबाइल जिस कंपनी का है वो उसी के नाम से जाना जाता है। इज इट ओके? तो आप जिस धर्म के हो, जिस कुल के हो, जिस गुरु के माध्यम से आए हो, आप उन्हीं के साथ रहने वाले हो। दैट्स द ग्रेट थिंग ऑफ द हीलिंग। इज इट ओके? ठीक है, एनी क्वेश्चन बिफोर वी एंड? आई होप काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए, डाउट्स क्लियर हो गए, है ना। और जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस पता चलेंगे, लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ पहले से बेहतर है। इट्स अ डिजिटल इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं यहाँ जाने के बाद कोई बड़ा धमाका होगा, बड़ा मिरेकल होगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे पिलिंग होगी आपके थॉट्स की, इमोशंस की, और जैसे से एक एक पिलिंग निकलेगा, एक एक लेयर निकलेगा और आपके अंदर चेंजेस आएंगे। उतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आपको रखना पड़ेगा कि कल मेरे इसके साथ झगड़े होते थे तो मैं 2 दिन तक बात नहीं करती थी, अब मैं 2 मिनट के लिए बात नहीं करती हूँ, बाद में वापस मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। तो वो ड्यूरेशन चेंज हुआ कि नहीं? पहले 10 घंटे तक प्रॉब्लम रहता था, अब 9 घंटे प्रॉब्लम, अब 8 घंटे। तो ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हुआ आपका। इज इट ओके? ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, मज़ा आ गया।